इंडिया न्यूज की खास पेशकश न्यूज स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दिन भर की तमाम खबरें जिन पर है हमारा ध्यान, जिनकी तफसील से अपडेट हम आप तक लाते हैं और शुरुआत कर लेते हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर। ममता बनर्जी ने एक तरफ से सरकार पर, केंद्र पर और बीजेपी पर हमला किया है और साफ कहा ईद के मौके पर निशाना साधते हुए कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बंगाल की जो राजनीति है और बंगाल की राजनीति में जो तमाम विरोधाभास दोनों पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते ममता का ये बयान सामने आया है। साथ ही ममता ने कहा कि त्याग का नाम हिंदू है, ईमान का नाम मुसलमान, प्यार का नाम इंसान, सिखों का नाम बलिदान। ममता ने आगे ये भी कहा है कि डरने की कोई बात नहीं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। जो डरते हैं और मरते हैं, आज जो लड़ते हैं वही कामयाबी होता है। आज ईद का दिन, ये बात एक सच्चा बात है कि ईद का चाँद आपको कामयाबी के लिए आते हैं। ईद का चाँद एक मोहब्बत के लिए आती है, ईद का चाँद एक प्यार के लिए आती है, ईद का चाँद एक रस्मी के लिए आते हैं, ईद का चाँद नया सुबह के लिए आते हैं, ईद का चाँद इंसानियत के इंसाफ के लिए आती है। इसी के लिए इंसान के लिए इंसानियत, इंसाफ आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, यही हमारा वादा है। और उधर ममता बनर्जी के बयानों को लेकर विरोध शुरू हो गया है, प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तमाम जगह लोग अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। खास बात यह कि जय श्री राम के नारे को लेकर ममता बनर्जी इस वक्त विवादों में आ गई हैं। आगरा में ममता बनर्जी के लिए बुद्धि शुद्ध यज्ञ किया गया। ये यज्ञ हिंदू कल्याण महासभा के कार्यकर्ताओं ने किया। हिंदू कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने यहाँ पर यह भी बताया कि ममता बनर्जी की सद्बुद्धि के लिए दुआएं की जा रही हैं। आरोप ये लगाया कि बंगाल में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जिस तरीके से बंगाल में राजनीति करवट ले रही है और सीधा सीधा ममता बनर्जी और बीजेपी आमने सामने है, उसको लेकर आगरा में इस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन आगरा में देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि ममता बनर्जी सद्बुद्धि पाएं और ममता बनर्जी ये देखें कि जो कुछ भी वो कह रही हैं वो उनको नहीं करना चाहिए। और हमारे साथ तापस इस वक्त जुड़ गए हैं कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ। तापस, एक तरीके से सीधा सीधा आमना सामना इस वक्त बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में हो गया है, जहां पर ममता बनर्जी भी अब पलटवार करने से चूक नहीं रही है। जी देखिए, ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जो लड़ाई चल रही है पिछले कुछ महीनों से चल रही है और जितना वक्त गुजर रहा है, ये जो लड़ाई है दोनों के बीच अब ये इंडिविजुअल फाइट बन चुका है, काफी गहमादा नजर आ रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी कोई भी पब्लिक अपीयरेंस कर रही है तो वो बीजेपी को अटैक करने से बाज नहीं आ रही है। दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से जिस तरह की नारेबाजी की जा रही है, जय श्री राम या फिर और किसी तरह की नारेबाजी जो ममता बनर्जी को कहीं नाराज कर रही है, उसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से ये टिट फॉर टैट का जो टैक्टिक्स है ये चलाया जा रहा है। और इसी बीच जबकि हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय कुछ और तृणमूल कांग्रेस के ग्राम पंचायत और पंचायत लेवल के कुछ नेता आज बीजेपी दफ्तर में वो इस समय बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तृणमूल छोड़कर। तो एक तरफ तृणमूल कांग्रेस निशाना बनाए रखे हैं बीजेपी की तरफ से, कहा जा रहा है कि उनके तरफ से ममता बनर्जी ने खुद कहा कि जो मतदान हुआ है ये कहीं ना कहीं रिग किया गया था, जो ईवीएम है उस ईवीएम को टैंपर किया गया था, इसके वजह से इस तरह के नतीजे सामने आए हैं। आने वाले दिनों में ममता बनर्जी खुद सामने आकर ये बैलेट को वापस लाने की जो मुहिम है उसको लेकर रास्ते पे उतरेगी, लोगों तक पहुंचेगी। हालांकि 2 साल ही बाकी है जो जबकि विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से चलती नजर आ रही है, इस समय कहीं भी थमती नजर नहीं आ रही है इस वक्त। और ये इंटेंसिफाई होने का सबसे बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ना ही बीजेपी ना ही तृणमूल कांग्रेस कोई भी 1 इंच जमीन भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं इस वक्त।
तापस, जहां तक पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात की जाए, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी बंगाल में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो बीजेपी की तरफ से उनकी शुरुआत की गई। ममता बनर्जी को एक नारे के विरोध के रूप में घेरा गया और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद इसमें किसी तरह फंसती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जो कुछ भी अभी लोकसभा चुनाव में परिणाम आए हैं, या ममता बनर्जी को कहीं यह लगने लगा है कि उनकी जमीन खिसक रही है और विधानसभा चुनाव में उनको कहीं और झटका लग सकता है, क्या उसके चलते वो सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से ले रही हैं? जी देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि उनके जो पार्टी मेंबर्स जो सालों से वफादार रहे हैं उनके और उनके पार्टी के पास, वो कहीं ना कहीं खेमा छोड़कर दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में जाता नजर आ रहा है। और अभी भी बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स, उनका यह कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के बहुत से सीनियर लीडर्स, चाहे वो एमएलए हो, एमपीज हो, एमएलसीज हो, वो उनके संपर्क में है और रोज हर हफ्ते कहीं ना कोई एमएलए तृणमूल छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक बीजेपी की तरफ से एक बहुत ही सोची समझी एक कदम उठाई गई थी कि जय श्री राम का नारा जो है उसको ममता बनर्जी के सामने लाना, और ममता बनर्जी ने खुद कहीं ना कहीं जय श्री राम के जो नारा है उसको एक राजनीतिक रंग दे दिया है और विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। तो इस समय जो दिख रहा है बहुत साफ तरीके से, तो बीजेपी ने एक चाल खेला था, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उसमें फंसती नजर आ रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने भी आगे आकर साफ तौर पे कहा था कि अब जय श्री राम का जो नारेबाजी है उसके खिलाफ जय हिंद और जय बांग्ला का नारेबाजी किया जाएगा, जो कैलाश विजयवर्गीय के सामने परसों रात को की गई थी कोलकाता में। तो ये कहीं ना कहीं जो एक पॉलिटिकल सर्कस हमें देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक अपर हैंड है, बीजेपी को जो एडवांटेज बीजेपी है इस समय। लेकिन हालांकि तृणमूल कांग्रेस को अभी उभरने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि ये 18 सीट बीजेपी को मिलने के बाद ये काफी बड़ी चुनौती है वह ममता बनर्जी के पास अपने ग्राउंड को होल्ड ऑन करने के लिए। तापस, लोकसभा चुनाव में तो जमीन खिसकती नजर आई तृणमूल की पश्चिम बंगाल में, जो एक तरीके से बीजेपी के लिए गेंद की तरह रहा। लेकिन इस सब के पीछे, इस सारे तनाव के पीछे और इस सारे तलखी के पीछे शारदा स्कैम या उससे जुड़े हुए तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं वो कितना जिम्मेदार लगते हैं, जो जिसके चलते बंगाल की राजनीति इतना गर्म इस वक्त दिखाई पड़ रही है? देखिए, अगर हम बात करते हैं शारदा चिट फंड स्कैम, रोज वैली चिट फंड स्कैम या फिर नारदा स्टिंग ऑपरेशन की बात, उसका कोई सीधा इफेक्ट इस समय, इस बार जो वोट हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव, इसमें कुछ डायरेक्ट इंपैक्ट रहा नहीं, क्योंकि जब शारदा, नारदा और रोज वैली स्कैम सामने आया था उसके बाद 2016 में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें ममता बनर्जी ने 2011 से भी ज्यादा सीटें लाई थी, तो उसका सीधा इफेक्ट यहां नहीं था। लेकिन एक कहा जा रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल होने को आया इस सरकार का, तो एक एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा था। और बंगाल का अगर हम लोग वोटिंग ट्रेंड देखते हैं तो हर 10 सेकेंड टेनियर जो भी होता है गवर्नमेंट में, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो तृणमूल कांग्रेस, अगर लोग बाहर आकर मतदान करते हैं तो जो भी पार्टी पावर में रहती है उनके लिए चिंता का विषय हो जाता है, जो इस समय उसी तरह हमें दिख रहा है। और जो बीजेपी जिस तरह से अपना जो भी पूरा दमखम पूरा बंगाल के ऊपर झोंक दिया है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि तो लोग तृणमूल छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी के लिए और बड़ा चुनौती है, क्योंकि कुछ लोगों के खिलाफ जो बीजेपी के जो नेता है वो बयानबाजी करते थे, आज उन्हीं को अपने पार्टी में लेकर आ रहे, तो इसके लिए बीजेपी के जो लोअर कार्डर्स हैं उनमें भी काफी असंतोष है। तो कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी जहां एडवांटेज में है, तृणमूल का नुकसान हो रहा है, उसी के साथ बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चुनौती है अपने जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक और पार्टी मेंबर्स है लोअर लेवल में, जिनके मन में कुछ असंतोष है, उनको एड्रेस करना और चीजों को सामने लेके जाना। हालांकि बीजेपी कह रही है कि अगले साल तक असेंबली चुनाव होने का संभावना है, और ममता बनर्जी कह रही है कि वो किसी भी हाल में चुनाव आगे नहीं आने देंगी। और ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, इस इलेक्शन प्रोसेस को ईवीएम छोड़कर जो बैलेट पेपर्स है उनमें लाना पड़ेगा। अगर ये आने वाले दिनों में होता है तो ये काफी बड़ा एक मुद्दा बनेगा नेशनल पॉलिटिक्स में, जिसमें ममता बनर्जी पिछले दिन यानी कल से ही रास्ते पे तृणमूल कांग्रेस उतर चुकी है, अलग अलग चीजों को सामने रख रही है। तो ये ममता बनर्जी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर जहां तक आंदोलन का सवाल है तो पूरे भारत में ममता बनर्जी जैसा आंदोलन शायद किसी पॉलिटिशियन ने आज तक किया है, तो ये भी बीजेपी के जो टॉप लीडर्स है उनके ध्यान में और जहन में भी है, क्योंकि ये आंदोलन ही था जो लेफ्ट का जो 34 साल का रिजीम था उसको बदल के रख दिया था। ममता बनर्जी का जो ये आंदोलन जो बीजेपी के खिलाफ वो छेड़ चुकी है, ये भी कहीं ना कहीं बूमरैंग हो सकता है जो बीजेपी के खिलाफ जा सकता है।
तापस, जो हालात वहां पर बनते आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या, देखिए एक बात तो यहां समझ में आती है कि जो एग्रेशन ममता बनर्जी का लगातार चुनाव के पहले था, चुनाव में आए परिणामों से एक बात साफ हुई कि उनके साथ जितने दल खड़े हुए थे उनको सभी को कहीं बहुत उनकी उम्मीदों पर चोट पड़ी है। लेकिन अब जो हालात है उसको देखते हुए केंद्र और राज्य यानी जहां तक बात है सीधा सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी, इसके चलते प्रशासनिक जो काम है उनमें क्या दखल दिखता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता कह चुके हैं कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी? जी देखिए, ये चिंता की विषय तो है जरूर, ये ममता बनर्जी के जहन में भी, आम लोगों के जहन में भी है, क्योंकि अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपना टेन्योर पूरा करने नहीं दिया जाता है तो फिर ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी फेडरल जो स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री के अंदर। क्योंकि पिछले 1-1.5 सालों में जो हमने देखा है, जो सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच ये लड़ाई नहीं रहा, ये लड़ाई स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया था, जिसको लेकर लोगों के बीच, आम लोगों के बीच काफी असंतोष था। अब देखने वाली बात यह होगी कि 15 जून जब नीति आयोग की बैठक बुलाई गई है, जहां प्रधानमंत्री रहेंगे, जहां सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, तो वहां ममता बनर्जी पार्टिसिपेट करेगी या नहीं, ये देखने वाली विषय होगी। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि जो नीति आयोग की बैठक थे, ना ममता बनर्जी खुद गई है कभी और ना ही अपने रिप्रेजेंटेशन वहां पे रखा गया है तृणमूल कांग्रेस या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। वो कहीं ना कहीं स्टेट उसके वजह से कहीं पिछड़ ना जाए, ये एक बड़ा मसला रहेगा और ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि जो अर्बन वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने के लिए आप नजर बनाए रखिए। बंगाल की राजनीति इस वक्त काफी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। हम आगे भी आएंगे तमाम सवालों के साथ। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।